हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय द सक्सेस की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्राचीन भारत के गुप्त काल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर कर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, आरआरबी हो या स्टेट लेवल। ये आपको हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आइए जानेंगे। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन। गुप्त वंश के किस शासक ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी? चलिए जानेंगे। महाराज धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की थी। देखा जाए तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक शासक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। आइए नेक्स्ट। निम्न में से गुप्त शासन के दौरान एक महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ कौन थे? तो चलिए जानेंगे। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे। इन्होंने शून्य की खोज की थी और सूर्य सिद्धांत भी बताया था। बताया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। चलिए नेक्स्ट। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? चलिए जानेंगे। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा संस्कृत थी। आइए अगला क्वेश्चन। इतिहासकार वी स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था? चलिए जानेंगे। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इन्हें कविराज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे। गुप्त वंश के किस राजा ने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो चलिए जानेंगे। स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का भी निर्माण करवाया था। किसका? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। चलिए आगे। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो चलिए जानेंगे। गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। चलिए अगला क्वेश्चन। अजंता कलाकृतियाँ किस काल से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है गुप्त काल से। चलिए नेक्स्ट। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चलिए जानेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आइए जानेंगे। एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त के शासक से है। चलिए अगला क्वेश्चन। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? आइए जानेंगे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। यह एक चीनी यात्री था। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? आइए जानेंगे। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में कला, साहित्य और स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन हुआ करता था। आइए जानेंगे। फाहियान कहाँ का निवासी था? जैसा कि आपको भी बताया था, फाहियान चीन का निवासी था। चलिए नेक्स्ट। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता था? जैसा कि आपको भी बताया था, समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। इन्हें एक सिक्के की आकृति पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो चलिए इसका आंसर है बोध गया। चलिए नेक्स्ट। मंदिर निर्माण कला का जन्म
सर्वप्रथम कब हुआ था? आइए जानेंगे। मंदिर निर्माण कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? आइए जानेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शकों का उन्मूलन करने के बाद धारण की थी। चलिए अगला क्वेश्चन। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो आइए जानेंगे। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता विष्णु थे। चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर विष्णु भगवान का चित्र पाया गया था। चलिए नेक्स्ट। चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो आइए जानेंगे। शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन। धन्वंतरी कौन थे? तो आइए जानेंगे। धन्वंतरी विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्नों में से एक थे और ये एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चलिए अगला क्वेश्चन। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो आइए जानेंगे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक थी। चलिए नेक्स्ट। फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ फोकवो में किसका विवरण नहीं मिलता है? तो आइए जानेंगे। बौद्ध धर्मों के सिद्धांतों का विवरण नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट। अमरकोश पुस्तक के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो आइए जानेंगे। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन से जुड़े हुए थे और ये एक चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक के दरबार में राजकवि था? तो आइए जानेंगे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का राजकवि था। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि कला व साहित्यों के क्षेत्र में वह अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, इसलिए गुप्त काल को क्लासिकल युग कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो आइए जानेंगे। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो आइए जानेंगे। कुमार संभव महाकाव्य कालिदास जी ने लिखा है। ये भी विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? आइए जानेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग गुप्त काल को माना जाता है। इसका निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन। गुप्त युग में भूराजस्व की दर क्या थी? तो आइए जानेंगे। गुप्त युग में भूराजस्व की दर उपज का 6वां भाग थी। किस वंश के शासकों ने मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो आइए जानेंगे। गुप्त वंश ने ब्राह्मणों को और मंदिरों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। चलिए नेक्स्ट। कालिदास द्वारा रचित माल्यवामित्र नाटक का नायक कौन था? तो आइए जानेंगे। अग्निमित्र। चलिए नेक्स्ट। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो चलिए जानेंगे। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग के अभिलेखों में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस काल में स्त्रियों को पुरुषों की बराबरी थी? तो चलिए जानेंगे। गुप्त काल में
गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों के बराबरी थी। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमणों से विचलित हुआ था? तो आइए जानेंगे। हूणों के आक्रमणों से विचलित हुआ वंश गुप्त काल था। गुप्त काल में स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित करके भारत को सुरक्षित किया था। चलिए आगे और जानेंगे। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? तो आइए जानेंगे। बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल में आरंभ हुई थी। चलिए नेक्स्ट, सोने के सिक्के सर्वाधिक किस काल में जारी किए गए थे? तो आइए जानेंगे। सोने के सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। चलिए नेक्स्ट, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? तो चलिए जानेंगे। सती प्रथा का पहला उल्लेख एरन अभिलेख से मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आइए जानेंगे। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर भरतपुर के बयाना से प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो आइए जानेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आइए जानेंगे। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के रूपक कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो चलिए इसका आंसर है उज्जैन। चलिए नेक्स्ट, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध किस क्षेत्र से है? चलिए जानेंगे। चिकित्सा से। चलिए नेक्स्ट, तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन सा था? तो आइए जानेंगे। तांबे का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त था। चलिए नेक्स्ट, किस गुप्त शासक ने दक्षिण में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? तो आइए जानेंगे। समुद्रगुप्त ने, जिसकी विजयों के बारे में हरसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में बताया था। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।